नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक नई घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया नहीं है, पुरानी है, लेकिन खुलासा एकदम हालिया है और कल ही का है। कई दिन बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये अपराध की घटना है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के निगोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 मार्च 2024 को खेत काटने वाले कुछ लेबर ने, कुछ मजदूरों ने अपने मालिक को ये बताया कि साहब, इस खेत में बीच में एक कंकाल पड़ा हुआ है, पूरा कंकाल, जिसमें सिर के बाल को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा है। उसने जो कपड़े पहने थे उन सब में भी दीमक लगी हुई है, मतलब दीमक उसको चाट गए हैं। मालिक ने आके देखा, वहीं से पुलिस को फ़ोन किया, निगोहा की पुलिस आई और उसने देखा कि हाँ, और बाल से ये पहचान में बाल से ये अंदाज़ा लग रहा है कि किसी महिला का ये कंकाल है। पुलिस आई, उसने सब सारी हड्डियों को इकट्ठा किया, जो जो सामान उसमें थे वो सब इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसे सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यही प्रक्रिया भी है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर खाली कंकाल भी है तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। बहरहाल जैसे ही वहाँ एक नरकंकाल मिलने की सूचना हुई, गांव इकट्ठा हुआ और गांव ने ये बताया कि साहब, 4 महीने से गांव की ही एक नाबालिग बच्ची जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी वो गायब है। उसके परिजन भी तुरंत आए, लेकिन पहचानने लायक उस शव में कुछ नहीं था जिससे वो ये बता सकते कि ये मेरी बेटी है या नहीं है। खैर, पुलिस ने ये तय किया कि ठीक है, अच्छा पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बड़ा दबाव हुआ पुलिस पे, तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करने वाले अधिकारियों के लिए, बल्कि सीएमओ के लिए एक पत्र लिखा कि इसकी डीएनए सैंपलिंग कर ली जाए। पोस्टमार्टम के समय इस कंकाल की डीएनए सैंपलिंग जिस भी वस्तु से या जिस भी पार्ट से डीएनए आराम से मैच कराया जा सकता हो, जैसे बाल से भी कराया जाता है। स्कल में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी फ्लैश रह गया है, सूखा ही सही, तो उससे भी कराया जाता है। बहरहाल ये चिट्ठी लिखी और फिर पोस्टमार्टम करने वालों ने उसका वो हिस्सा जिससे डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है वो प्रिजर्व कर लिया। फिर घर के दोनों लड़की के दोनों या गुमशुदा के माँ और बाप दोनों की सैंपलिंग कराई गई। सैंपलिंग करा के उसे फिर एफएसएल के लिए डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। घटना के बारे में लोगों ने बताया कि बच्ची जो है 30 नवंबर 2023 को घर से स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसके बाद से ही पूरा घर उसे ढूंढ रहा था, गांव वाले भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। यही लगने लगा कि शायद वो कहीं गांव से बाहर निकल गई या किसी ऐसे के हाथ पड़ गई जो जिसकी वजह से वो घर से संपर्क नहीं कर पा रही है। बहरहाल डीएनए का रिजल्ट भी आ गया 3 महीने बाद, यानी अब तक उसके गायब हुए 7 महीने करीब करीब हो गए थे और डीएनए रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये वही गुमशुदा लड़की है, यानी जिन लोगों के सैंपल से वो मैच कराया गया उन्हीं के घर की ये बच्ची थी। बच्ची नाबालिग थी, 8th या 9th में पढ़ती थी और फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की कि यहाँ कैसे आई और क्या हुआ इसके साथ। स्कूल में वो देखी गई थी, उसकी अटेंडेंस लगी हुई थी। टीचर्स ने बताया कि हाँ आई थी। वैसे भी घर वाले भी स्कूल में बार बार पूछ चुके थे कि स्कूल तो आई थी, लेकिन और स्कूल से निकली भी थी, लेकिन कहाँ गई ये पता नहीं है। फिर वहाँ बताने वालों ने बताया कि जो एक टीचर हैं स्कूल के ही, जिनका नाम अमर सिंह है, वो कभी कभार उसको
अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के उसके घर के सामने छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उनके आने जाने का वही रास्ता था। अमर सिंह से भी पूछा गया, अमर सिंह से तमाम पूछताछ की गई। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम नहीं जानते, वो बहुत दिन से आ नहीं रही थी, मैंने देखा भी नहीं उसे, और उस दिन तो मेरी उसकी कतई मुलाकात नहीं हुई। खैर, पुलिस ने उनके मोबाइल का सीडीआर निकलवाया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात उनके सीडीआर से मिली कि उस समय उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उस दिन 8 बजे के बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। घटना वाले दिन यानी 30 नवंबर 2023 को, घटना यानी जिस दिन वो बच्ची लापता हुई है उस दिन उसका फोन 8 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया, और अगले दिन भी पूरा स्विच ऑफ रहा, जबकि लगभग हर दिन वाइफ से अपनी पत्नी से जो अस्पताल में थी उससे 15-20 बार बात हुआ करती थी। पुलिस ने जब इसके बारे में पूछा तो उनका साहब वो गिर गया था और गिरने से टूट गया था। फिर ये पूछा गया कि कहाँ इसको बनवाया, तो उसने फिर वही बताया कि शहर में गया था, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ बनवाया। पुलिस बहरहाल अपने सवालों से उससे पता करने की कोशिश कर रही थी, और अपने जवाब से वो धीरे धीरे घिरता जा रहा था, बार बार अपने बयान बदल रहा था। पुलिस को इस बात का कोई जवाब नहीं मिला कि जो व्यक्ति अपनी बीमार और अस्पताल में भर्ती पत्नी से दिन में 20-20 बार बात करता हो, उसने अचानक उसी दिन जिस दिन वो लड़की गायब हुई है अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया हो और अपनी पत्नी से भी कोई बात न की हो। बार बार उससे पूछा गया कि इस बार गए थे, तो पहले तो उसने साफ मना किया था। बाद में वो धीरे धीरे जब पुलिस ने दबाव बनाना शुरू किया तो उसने कहा हाँ, मैं उसको उसके घर के बाहर छोड़कर आया था। इसके आगे वो कतई कुछ सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। फिर पुलिस ने उससे ये सब पूछना शुरू किया कि आपने जहाँ छोड़ा था वहाँ से वो घर कितनी दूर है, वो कितनी देर में पहुँच गई होगी, और तुम उसको घर तक छोड़ने अगर गए थे तो कितना समय लगा था। इस तरह जो वो बयान बता रहे थे उसी को बार बार पूछ के, लेकिन वो अपने बयानों पे अड़ा रहा कि मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की और उसके बाद उसे घर तक छोड़ने गया लड़की को। तो खैर, एसपी सिटी ने एफएसएल की टीम को से रिक्वेस्ट की कि ज़रा रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम एसपी की रिक्वेस्ट पे करा दिया जाए। तो जो वो बयान उसने दिए थे उस तरह से उसको रिक्रिएट किया जाए, जिसमें जहां वो मोटरसाइकिल को खड़ा होना बताता है वहां से घर पहुंचने का समय कितना है। बहरहाल पूरी टीम आई और वो जगह चिन्हित की गई, उसकी फोटोग्राफी की गई, उसकी वीडियोग्राफी की गई। एक महिला कांस्टेबल को वो छात्रा बनाया गया कि वो वहाँ से उतरेगी तो पैदल कितनी देर में पहुँच जाएगी। एफएसएल की टीम ने ये काम अच्छा किया कि दोनों को अलग अलग, जहाँ से वो चलना बताता है, अलग अलग उसे उस जगह से घर तक पहुँचने के लिए कहा गया। महिला कांस्टेबल सीधी चली, सीधा रास्ता जो उसे बताया था वो वहाँ घर पर पहुँच गई। लेकिन जब अमर सिंह को कहा गया तो इसके पहुँचने में 15-20 मिनट का डिफरेंस आ गया। पुलिस को यहीं शक हो गया कि ये छोड़ने नहीं गया था। जितना समय ये बता रहा है उससे कहीं अधिक समय इसने लिया वहाँ पहुँचने में। इसके बाद पुलिस ने इसी बिना पर उससे कड़ाई से पूछताछ की, विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ की, और थोड़ी ही देर में वो टूट गया। लेकिन फिर भी उसने अपने बयानों में वो चीज़ नहीं बताई जिसके लिए पुलिस परेशान थी। उसने बताया कि हाँ, हम उसे लेकर गए, घर की तरफ बिल्कुल नहीं गए, खेत के पास हम रुके और उससे कहा कि हम
वो असल में कई दिन बाद स्कूल गई थी और ये धमका रहा था कि मैं तुम्हें एग्जाम नहीं देने दूंगा। वो रो रही थी। तो उसने कहा आओ तुमको हम बताते हैं तुम एग्जाम कैसे दे सकती हो। उसे लेकर वो खेत में गया और उसके बाद बकौल टीचर के, बकौल अमर सिंह के, जैसे ही उसने उसके कपड़े उतारकर संबंध बनाने की कोशिश की, वैसे ही उसे मिर्गी के दौरे आ गए और मैं डर के मारे वहीं छोड़कर चला आया। पुलिस ने पूछा तो इसका मतलब वो जिंदा थी जब तुम छोड़ के चले आए? बोले हाँ साहब, दौरे आ गए थे, मैं डर गया और मैं चला आया। तो उसने कहा फिर मोबाइल क्यों बंद किया? बस फिर वो फंस गया। क्यों बंद किया भाई मोबाइल तुमने? अगर वो डर के, अगर उसको फिट्स आ रहे थे तो ठीक है, तुम किसी को बता नहीं सकते थे कि वो खेत में पड़ी है, फिट्स आ रहे हैं, कपड़े उतरे हुए हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, फिट अगर उसको आए भी थे, बच्ची थी, थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई होगी और चली जाती। ऐसा क्या था कि तुम छोड़ के भागे और तुरंत उसी समय तुमने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया? लेकिन वो अपनी इसी बात पर अड़ा रहा। बाद में खैर सब चीज़ें क्लियर हुई, रिक्रिएशन ऑफ सीन से भी क्लियर हुई, अदरवाइज भी क्लियर हुई कि इसने उसके साथ रेप किया, खेत के बीच में उससे संबंध बनाए और फिर उसे गला दबाकर मार दिया। अच्छा, वो इस बीच में क्राइम से संबंधित सारा लिटरेचर जो उसके सर्फिंग के जो डिटेल्स हैं मोबाइल पर, उससे मिला क्राइम का सारा लिटरेचर, कि अगर जैसे ही बॉडी मिली तो वो समझ गया पुलिस आएगी कि बॉडी के पोस्टमार्टम से क्या क्या चीज़ें, नरकंकाल के पोस्टमार्टम से क्या क्या चीज़ें साबित हो सकती हैं। उसमें ये पता लगा कि वो किस तरह से मृत्यु हुई है, अनलेस एंड अनटिल गन शॉट इंजरी न हो, जो हड्डियों से भी होकर चली जाती है, अपर्चर उसका हड्डियों में भी मिलता है। ये पता लगाना मुश्किल है कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, और ख़ास तौर से अगर गला दबाकर ये हत्या कारित की गई है तो इसका पता लगाना मुश्किल होता है कंकाल में। अदरवाइज वैसे तो ये जो ग्लॉटिस का इलाका है, जो कार्टिलेज है, ये टूटा हुआ पाया जाता है अगर तुरंत पोस्टमार्टम किया गया हो। लेकिन बॉडी जब बुरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाए तो वो कार्टिलेज का हिस्सा भी इधर उधर हो जाता है, जिससे ये बताना मुश्किल होता है कि गला दबाया गया था कि नहीं दबाया गया था। वो अपने इसी ज्ञान के कारण बार बार ये कहता रहा कि हाँ साहब हम गए और हमने संबंध बनाने की कोशिश की और उसको फिट्स आ गए, हम वहाँ से भाग लिए। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल नहीं बता पाया कि आखिरकार उसने अपना मोबाइल क्यों स्विच ऑफ किया। कोई कारण नहीं बता पाया कि नहीं साहब वो गिर गया था, फलाना गिर गया था, तो जहाँ बनवाने की बात कर रहा है वहाँ भी नहीं ले जा पाया। और फिर इसी पर घिरते घिरते पुलिस ने जब विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। बहरहाल 15 महीने हो गए। एसपी सिटी संजय कुमार के इंसिस्टेंस पे इसका एफएसएल ने सीन रिक्रिएट किया और तब ये बातें जाकर पकड़ में आईं, पता लगीं और फिर उसको आरोपी अमर सिंह को जेल भेज दिया गया। और जो सिर और खोपड़ी का हिस्सा और जो बाल मिले थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि वही बच्ची है जो गायब हुई थी। आज की घटना देखिए, आज की घटना भी एक सामान्य घटना है। अंतर सिर्फ ये है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, लेकिन हत्या के खुलासे में 14 महीने लग गए। एक नाबालिग बच्ची के, गरीब बच्ची के 14 महीने लग गए। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से धीरे धीरे कोशिश की, लेकिन सही आदमी तक पुलिस पहुंच गई। आज की घटना देखिए, जिस स्कूल में आरोपित अध्यापक था, टीचर था, गुरु था, उसी में वो छात्रा पढ़ती थी, जूनियर क्लास में पढ़ती थी, नाबालिग थी, और उन्हीं गुरु जी की शिष्या थी। वो पढ़ाते थे उसको।
जिस भी सब्जेक्ट में गुरुजी जिस सब्जेक्ट के टीचर थे उसको पढ़ाया करते थे। लेकिन उस इतनी छोटी सी बच्ची के प्रति उनकी भावना कुत्सित हो गई, गुरुजी की, टीचर की। और कुत्सित ऐसी हुई कि वो हमेशा ये मौका तलाश करते रहते थे कि कैसे उसका साथ मिले। तो पहले उन्होंने यही शुरू किया कि वो जैसे बाहर से निकलती थी, भीतर अपने कमरे से देखते रहते थे, फौरन मोटरसाइकिल लेके आ जाते थे और कहते थे चलो तुम्हें हम रास्ते में, तुम्हारा घर पड़ेगा, घर के सामने छोड़ देंगे। बच्ची भी गुरुजी के इस दरिया दिली पे बहुत खुश होती थी। उसके यहाँ कोई मोटरसाइकिल भी नहीं थी कि गुरुजी की वजह से वो मोटरसाइकिल पर बैठती है और गुरुजी इतना केयर करते हैं कि उसे उसके घर तक छोड़ते हैं। पहले तो ये यदा कदा होता रहा, फिर धीरे धीरे ये रेगुलर हो गया। यही बात वहाँ टीचर्स ने और बच्चों ने भी बताई थी और यही गांव के लोगों ने भी बताई थी। कभी कभी वो रास्ता वही है उनके घर जाने का, ये भी सही था कि कभी कभी वो इसको ड्रॉप करते थे। तभी ये पूरा शक अमर सिंह के ऊपर पुलिस का हुआ था और तभी से पुलिस उनसे बराबर पूछताछ भी कर रही थी। बच्ची बहुत खुश, रोज रोज का यही है। धीरे धीरे उसको भी जब इसकी आदत लग गई कि माँ साहब को जाना ही है, उधर से ही जाना है, तो वो थोड़ी देर तक गेट पर वेट कर लिया करती थी। जब माँ साहब आते थे तो फौरन बिठा लेते थे, उसको छोड़ देते थे। इसी बीच में बच्ची के घर कोई आयोजन था, कोई शादी थी, जिसकी वजह से वो 12-15 दिन तक नहीं आई। हफ्ते भर ना आने के बाद माँ साहब व्याकुल हो गए। रोज उसको प्रार्थना सभा में देखते थे, आई कि नहीं आई। रोज उसकी क्लास में देखते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी से पूछने की क्यों नहीं आ रही है। वो चाहते तो रोज उसी रास्ते से आते जाते थे, घर पे जाके पूछ लेते, लेकिन पूछने की हिम्मत उनमें नहीं पड़ी। 12-15 दिन बाद जब बच्ची पहली बार उनको सवेरे की प्रार्थना में, प्रेयर में मिली, दिखाई पड़ी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फौरन उसे अपने पास बुलाया ग्राउंड में ही और उससे कहा तुम इतने दिन कहाँ थी? तो उसने बताया कि साहब ये हमारे यहाँ फंक्शन था, इस वजह से हम नहीं आ पाए। उन्होंने कहा नहीं, इतना लंबा अगर तुम एब्सेंट हो तो तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। मैं प्रिंसिपल साहब को बता दूंगा कि तुम इतने लंबे समय तक एब्सेंट रही हो तो तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। वो बच्ची वहीं रोने लगी। उसको जल्दी से उन्होंने चुप कराया। उनका आज शाम को तुम वहीं गेट पर रहना, मैं तुमको जब घर ले चलूँगा तब मैं बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे तुम्हें एग्ज़ाम में अलाउ किया जाएगा। बहरहाल वो शाम को वो पहले से ही इंतज़ार करती रही, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि उसका साल खराब न हो। फिर वो शाम को स्कूल जाते समय वो इंतज़ार करती रही। माँ साहब भी दूर से देखते रहे। जब सब बच्चे चले गए तो उन्होंने भी मोटरसाइकिल निकाली और उसको बिठाया। जैसे ही बिठाया उसने पूछा कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो फलाना है ढिकाना है, मैंने फलां बच्ची से कहलवा दिया था कि हमारे यहाँ शादी है और बाकी लोग तो बहुत बहुत दिन बाद आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं दे पाऊँगी माँ साहब। वो उसको धमकाता रहा कि नहीं तुम एग्ज़ाम तो दे ही नहीं सकती, और वो रोती रही। इसी बीच में उन्हें खेत दिखाई पड़ गया। घर पहुंचने से थोड़ा पहले, करीब 500 मीटर पहले, खेत के पास उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी। इनफैक्ट वो भीतर ले जाकर रोकी और उससे कहा कि आओ मैं तुमको बताता हूँ कि तुम एग्ज़ाम कैसे दे पाओगी। उसके बाद फिर उन्होंने वो सब कुछ किया जिसके लिए वो इतने दिन से प्रयासरत थे। और बच्ची बेचारी, वो छोटी सी नन्ही सी जान, वो सब कुछ सहन करती रही कि एग्ज़ाम देने को मिले और उसका साल खराब न हो। लेकिन सब अपनी तृप्ति के बाद उन्होंने उसका गला घोंट दिया, उसे वहीं मारकर मोटरसाइकिल लेकर चले गए और उसी समय अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया, सिर्फ इसलिए कि ऐसा न हो पुलिस लोकेशन से पता कर ले, इससे पता कर ले, उससे पता कर ले, स्विच ऑफ कर ले। 4 महीने बाद तो कंकाल मिला और सिर्फ कंकाल मिला।
पुलिस ने भी एक कदम आगे बढ़ के डीएनए टेस्ट करा लिया, मैच कर गया कि वही लड़की है। फिर संबंधित लोगों से पूछताछ हुई और ये जानकारी हो गई कि माँ साहब कभी कभी उसको छोड़ने जाते थे। हालांकि इस तरफ किसी का दिमाग नहीं गया कि माँ साहब ऐसा गंदा काम भी कर सकते हैं। बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन उन्होंने किया और बच्ची का गला भी उसकी आबरू से खेले और उसके बाद उसका गला घोंट भी दिया। गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करने वाली ऐसी बातें जहां कहीं होती हैं, जहां भी कहीं होती हैं, और इस केस में भी बच्चियां इतना डर जाती हैं। भाई बड़ा नेचुरल है, वो घर पे इस बात को बताएंगे कि माँ साहब ने ऐसा किया था, पकड़े गए, पुलिस ले गई, जेल भेज दिया गया। तो सबसे पहले पेरेंट्स ये डरते हैं कि वहां और कौन कौन मेल टीचर हैं। दूसरा कि अपने बच्चों को या बच्चियों को स्वयं लेके जाते हैं और फिर स्कूल से लेके आते हैं, रास्ते में पूछ जरूर लेते हैं कि किसी ने तुमको धमकाया तो नहीं, मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं। उनके पूछने का आशय वैसे तो दूसरा होता है, लेकिन पूछते यही हैं। इतना पेरेंट्स भी डर जाते हैं और इतने बच्चे भी डर जाते हैं कि वो टीचर के पास जाने में उनको हिचकिचाहट होती है। ऐसा शर्मसार करने वाला कृत्य जो टीचर ने अपनी एक शिष्या के साथ किया, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। और मैं तो सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि चूंकि वो कल ही गिरफ्तार हुआ है, जो वो अपराधी टीचर है, 31 जनवरी 2025 को, तो विवेचना ऐसी हो कि इस अपराधी को सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सजा अदालत से मिले, ताकि भविष्य में ऐसा करने की कोई हिम्मत भी न करे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।